मैम कूल डाउन। चलिए हम अपना कक्षा को प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, कल हमने जाना था कि क्या बोलते हैं आपका जो, अगर हम जो गृह आरंभ, देवालय का आरंभ, जलाशय का आरंभ करते हैं तो हमें देखना होता है राशि के अनुसार कि हमारा जो राहु का जो मुख है, राहु का जो पूंछ है या उसकी जो पृष्ठ है या पीठ है, वो कहाँ पर किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। ठीक है, ये हमने एक तालिका के माध्यम से कल समझा था। सबके पास तालिका सबने लिख ली है? बताएं, नोट कर लिए हैं सब लोग? अनीता जी को छोड़ के और किसने किसने किया है वो बताएं। आपने किया, और 3, गौरव 4, सिर्फ 4 ही लोगों का है, बाकी लोग? ठीक है, दीदी आपका किसी है, वजह से मैं 5 हो कल गए। नहीं ले पाई थी। ठीक है, आप उसको कर लेंगे, 5 लोग हो गए, और बाकी लोगों का? आलोक जी 6, कुल मिला के 5-6 लोग दिख रहे हैं कि जिन्होंने तालिका को क्या बोलते हैं किया हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि जिन्होंने नहीं किया है वो कैसे समझेंगे? चलिए मैं लिखवा देती हूँ, बाद में आप तालिका बना लेंगे तो आपको फिर उसको समझने में आसानी हो जाएगी। समझिएगा, नहीं समझेगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण लिखना प्रारंभ करें आप लोग। उदाहरणार्थ या उदाहरण एग्जाम्पल, सिंह, कन्या अथवा तुला राशि के सूर्य में, सिंह, कन्या अथवा तुला राशि के सूर्य में घर का निर्माण, घर का निर्माण आरंभ करना हो तो घर का निर्माण आरंभ करना हो तो इस समय राहु का मुख, इस समय राहु का मुख ईशान में तथा पुच्छ या पूछ नैऋत्य में है। राहु का मुख ईशान में तथा पूछ नैऋत्य में है। मुख तथा पृच्छ को छोड़कर, मुख तथा पूछ को छोड़कर पीठ में, मुख तथा पूछ को छोड़कर पीठ में अर्थात आग्नेय दिशा में, अर्थात आग्नेय दिशा में नींव खोदना शुभ होगा। आग्नेय दिशा में नींव खोदना शुभ होगा। इसी प्रकार
देवालय तथा जलाशय के तथा जलाशय के निर्माण में भी राहु की पीठ में नींव खोदनी चाहिए। राहु की पीठ में नींव खोदनी चाहिए। आई होप आपको चार्ट क्लियर हो गया यहाँ तक के। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है चार्ट से रिलेटेड? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। किसी को यहाँ समझ में नहीं आया हो तो यही पूछ ले। दीदी एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए मैं फिर से एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ। सिंह, कन्या अथवा तुला राशि के सूर्य में घर का निर्माण आरंभ करना हो तो इस समय राहु का मुख ईशान में तथा पूछ नैऋत्य में है। मुख तथा पूछ को छोड़कर पीठ में, अर्थात पीठ कहाँ पे है राहु की? आग्नेय कोण में ना, तो आग्नेय दिशा में नींव खोदना शुभ होगा। इसी प्रकार देवालय तथा जलाशय के निर्माण में भी राहु की पीठ में नींव खोदनी चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? हाँ जी आलोक जी पूछें। मैम जैसे ये राहु का आपने बताया है, पहले आपने मैम वास्तु के भी मुख जो बताए थे, हर जैसे 3 महीने में घूमते रहते हैं, तो मैम उसके अनुसार भी कुछ देखना होता है क्या नीम खोदते हाँ समय? उसके हाँ उसके अनुसार भी देखना होता है, लेकिन ये जो मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ ये मैं सबका सारांश लिखा रही हूँ शॉर्ट में। ठीक है, जी जी मैम। इसमें आपने क्लास नहीं जी आपने क्लास एक्चुअली अटेंड नहीं करी है पहले, तो मैंने इसमें क्या है कि राशि, उसके बाद जो मास होते हैं वो, ठीक है, जी मैम। जी उसके मैम। बाद आपका, हाँ मैंने सबके ऊपर एक पूरा एक शॉर्ट में आप लोगों को ये लिखवा दे रही हूँ जिसमें जी जी आपको मैम। सब चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ओके ओके तो मैम। कहाँ सूर्य कौन से राशि में है, फिर नक्षत्र क्या है, ठीक है, जी वो मैम। सब कुछ एक ही साथ में लिखवा दे रही हूँ। जी मैम। इसके पहले की क्लासेस आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सब मिल जी जाएगा। हाँ, मैं आज आज ठीक है देख लूंगा मैम। जी मैम। जी, ठीक है। और किसी को कोई समस्या? जिन्होंने क्लास अटेंड की है वो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, चलिए किसी को कोई समस्या नहीं है, आगे लिखें। मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास में, मार्गशीर्ष, पौष, पौष को ही हम पूष भी कहते हैं, और माघ मास में राहु पूर्व में रहता है। मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास में राहु पूर्व में रहता है। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख, फाल्गुन, चैत्र और वैशाख मास में
राहु दक्षिण में रहता है। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख मास में राहु दक्षिण में रहता है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन मास में राहु पश्चिम में रहता है। जेठ, आषाढ़ और सावन मास में राहु पश्चिम में रहता है। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में राहु उत्तर में रहता है। राहु की दिशा में स्तंभ रखने से, स्तंभ मतलब होता है खंभा, स्तंभ रखने से वंश का नाश, वंश का नाश, द्वार बनाने से, द्वार में दरवाजा बनाने से अग्नि का भय, राहु की दिशा में स्तंभ रखने से वंश का नाश, द्वार बनाने से अग्नि का भय, गमन करने से कार्य की हानि और गृह आरंभ करने से कुल का क्षय होता है। क्षय का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? हाश मतलब कमी होना, क्षय होना मतलब कमी होना, जो है उसमें से क्षय होते जाना मतलब घटते चले जाना। ठीक है। राहु की दिशा में स्तंभ रखने से वंश का नाश, द्वार बनाने से अग्नि का भय, गमन करने से कार्य की हानि और गृह आरंभ करने से कुल का क्षय होता है। हो गया यहाँ तक सबका? जी मैम। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। नींव खोदते समय, नींव खोदते समय भीतर से यदि पत्थर मिले, भीतर से यदि पत्थर मिले तो धन तथा आयु की वृद्धि होती है। धन तथा आयु की वृद्धि होती है। ईंट मिले तो, ईंट मिले तो धन प्राप्ति तथा
समृद्धि होती है। धातु मिले तो वृद्धि होती है। लकड़ी मिले तो ये धातु मिले तो अग्नि क्या से बताया था? भय होता है। धातु मिले तो क्या बताया था? धातु मिले तो वृद्धि होती है। धातु मिले तो वृद्धि होती है। लकड़ी मिले तो अग्नि से भय होता है। राख या कोयला मिले तो राख या कोयला मिले तो रोग होता है। राख या कोयला मिले तो रोग होता है। भूसी मिले तो धन का नाश होता है। भूसी समझते हैं ना आप लोग कि नहीं समझते हैं? वो छोटे वाला वो कच्चर जैसा मिलता है, वो भूसा बोलते हैं गुजराती में उसको। भूसी, हाँ ठीक है, भूसा या भूसी, ठीक है। कहीं भूसी बोलते हैं, कहीं भूसा बोलते हैं। नहीं, भूसी और छोटी होती है। भूसा कैसे होता है? वो थोड़ा सा वो जो धान का क्या बोलते हैं निकलता है ना छिलका, उसको हम शायद भूसा बोलते हैं। भूसी मतलब जो लकड़ी का छोटा छोटा नहीं निकलता है पार्टिकल, वेर उसको वेर बोलते हैं। हाँ, जो भी कहते हो। वेर। हाँ, आप लोग सब अलग अलग राज्य से हैं आप लोग, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से कहा जाता है उसको। एक ही चीज को कई अलग राज्यों में अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि भूसी मिले तो धन का नाश होता है। हड्डी मिले तो कुल का नाश होता है। हड्डी मिले तो कुल का नाश होता है। कौड़ी मिले तो लड़ाई झगड़ा एवं दुख होता है। कौड़ी मिले तो लड़ाई झगड़ा एवं दुख होता है। कपास मिले तो, कपास में मतलब होता है रुई। कपास मिले तो रोग व दुख की प्राप्ति होती है। कपास मिले तो रोग व दुख की प्राप्ति होती है। देखिए, महाराष्ट्र में रुई को कपास कहा जाता है, और जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे उसको रुई कहते हैं। ठीक है, कपास मिले तो रोग व दुख की प्राप्ति होती है। खप्पर मिले तो कलह। खप्पर मिले तो कलह, मैम क्या लड़ाई। कलह, कलह क्या खप्पर, मिले तो? खप्पर नहीं बोलते, खप्पर बोलते जो हम लोग जिसको। अच्छा, खोपड़ी। खप्पर, अच्छा खोपड़ी, हाँ, कपाल। खप्पर मिले तो कलह, लड़ाई झगड़ा होता है।
खप्पर मिले तो कलह लड़ाई झगड़ा होता है। लोहा मिले तो मृत्यु होती है। लोहा मिले तो मृत्यु होती है। भूमि से भूमि में से चींटी भूमि में से चींटी मेंढक सांप बिच्छू भूमि में से चींटी मेंढक सांप बिच्छू आदि का निकलना अशुभ है। आदि का निकलना अशुभ है। यहाँ तक सबका हो गया लिखना? जी मैम। ठीक है। शिलान्यास लिखिए नीचे। शिलान्यास सर्वप्रथम आग्नेय दिशा में करना चाहिए। शिलान्यास सर्वप्रथम आग्नेय दिशा में करना चाहिए। शिलान्यास सबको पता है? जितेंद्र जी, किसको बोलते हैं शिलान्यास? शिलान्यास नींव धरने को। हाँ ठीक है। नींव धरने शिलान्यास सर्वप्रथम नींव जो खोदी जाती है ना। आपका आवाज बड़ा धीमे आता है। बोले, क्या बोल रहे थे आप? स्पष्ट नहीं आ रहा है आपका आवाज। शिलान्यास का मतलब फिर से समझाइए। शिलान्यास मतलब ये, अरे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है तो पूछा करे ना, इसीलिए मुझे लगा कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, या तो सब जानते हैं या तो कोई कुछ नहीं जानता। शिलान्यास का मतलब हुआ कि जो कोई भूमि जब हमारे पास होती है तो हम नींव खोदते हैं ना, जो नींव को खोदना होता है उसी को शिलान्यास भी कहा जाता है। अब क्लियर हुआ सबको? भूमि पूजन नहीं, भूमि पूजन नहीं, भूमि पहली पूजन नींव अलग उठता है। है उसे बोलता है पहली नींव। हाँ, यहाँ पहलो ये पायो भूमि खोदे पूजन ने नहीं। पहलो जो खाड़ो हाँ करे ते। हाँ हाँ, जो भूमि पूजन अलग है। भूमि पूजन में ये है कि आपने भूमि का पूजन किया, ठीक है। जी। शिलान्यास का मतलब हुआ कि आपने घर बनाने के लिए एक थैला कुल्हाड़ी मारा या फावड़ा मारा, जो भी मारते हैं आप लोग, जिससे खोदते हैं जमीन हाँ, को, उसको पायो उसको खोदायो। कहते हाँ हैं। हाँ ठीक है। अब क्लियर हुआ सबका? जी मैम। नहीं, नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करे ना। किसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसी समय पूछें, नहीं मैम, तो बाद में अयोध्या कंफ्यूज के हो टाइम गया। पे देखा था। हाँ जी ठीक है। तो हमने लिखा शिलान्यास सर्वप्रथम आग्नेय दिशा में करना चाहिए। अब आग्नेय कोण तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। साउथ ईस्ट। जी मैम। ठीक है, चलिए आग्नेय कोण में करना चाहिए। फिर शेष निर्माण
फिर शेष निर्माण प्रदक्षिणा क्रम से करना चाहिए। प्रदक्षिणा क्रम से करना चाहिए का मतलब क्या है? हम जब प्रदक्षिणा करते हैं तो हम किस क्रम से करते हैं? हम जैसा रोटेट होते हैं, घूमते हैं, उसी क्रम में हमें क्या करना चाहिए? क्लॉकवाइज। हाँ, जैसे मान लो हमने शिलान्यास हमने आग्नेय कोण से सीधा शिलान्यास कर दिया, उसके बाद हमें फिर उसके बाद कहाँ हमें उसको जमीन को कैसे कैसे खोदते जाना है, तो इसमें बताया है अग्निकोण से दक्षिण दक्षिण में दक्षिण से नैत्य नैत्य से पश्चिम पश्चिम से वायव्य कोण ऐसे उत्तर ऐसे घूमते हुए जाएंगे। उत्तर हाँ, ईशान हाँ, और पूर्व। ठीक। चलिए मैं लिखवा रही हूँ, आगे लिखते जाइए, समझाने के लिए आप लोगों को बोला। फिर शेष निर्माण प्रदक्षिणा क्रम में करना चाहिए, ठीक है। गृह निर्माण की समाप्ति, गृह निर्माण की समाप्ति दक्षिण में नहीं होनी चाहिए। गृह निर्माण की समाप्ति दक्षिण में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा धन का नाश। अन्यथा क्या होगा? धन का नाश, स्त्री में दोष, धन का नाश, स्त्री में दोष एवं पुत्र की मृत्यु संभव है। स्त्री में दोष एवं पुत्र की मृत्यु संभव है। फिर से सुन ले, जिनका छूट गया हो क्लियर कर लिख लेंगे। शिलान्यास सर्वप्रथम आग्नेय दिशा में करना चाहिए, फिर शेष निर्माण प्रदक्षिणा क्रम में करना चाहिए। गृह निर्माण की समाप्ति दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा धन का नाश, स्त्री में दोष एवं पुत्र की मृत्यु संभव है। यहाँ तक हो गया सबका? जी हो गया। ठीक है, चलिए आगे लिखें। ध्रुव तारे को देखकर, ध्रुव तारे को देखकर मैम या कौन सा तारा बताया आपने? ध्रुव तारा जानते हैं ना? हाँ हाँ जी जी मैम जी, समझ गया। हाँ, ध्रुव तारे को देखकर या स्मरण करके, या स्मरण करके नींव रखनी चाहिए, नींव रखनी चाहिए। ध्रुव तारे को देखकर या स्मरण करके नींव रखनी चाहिए। स्मरण मतलब याद करके, उनका ध्यान करके नींव रखनी चाहिए। मध्याह्न मध्यरात्रि, मध्याह्न मध्यरात्रि तथा संध्या काल में, तथा संध्या काल में नींव नहीं रखनी चाहिए।
संध्या काल किसको कहते हैं, कोई बताएगा? सायंकाल, शाम का वक्त। शाम का। जब संध्या मतलब सूर्यास्त जब हो दो, रहा हो और रात हो रही हो, 2 हाँ संधियों का संध्या काल, एक समय, हाँ प्रदोष दो, काल। हाँ दिन और रात जब मिल रहे हो, जब रात का प्रहर प्रारंभ होने वाला हो, तो वो जब दो पहर मिलते हैं तो उसको संध्या काल कहा जाता है। ठीक है। मध्याह्न, मध्य रात्रि तथा संध्या काल में नींव नहीं रखनी चाहिए। मध्याह्न तथा मध्य रात्रि में शिलान्यास करने से, मध्याह्न तथा मध्य रात्रि में शिलान्यास करने से कर्ता का, कर्ता का मतलब करने वाले का, कर्ता का और धन का नाश होता है। कर्ता का और धन का नाश होता है। इसमें क्या समझे हम? ध्रुव तारे को देखकर या स्मरण करके हमें नींव रखनी चाहिए। कब नहीं रखनी चाहिए? तो बताया है मध्याह्न, मध्य रात्रि और संध्या काल में नींव नहीं रखनी चाहिए। मध्याह्न और मध्य रात्रि में शिलान्यास करने से क्या होता है? कर्ता का, कर्ता मतलब करने वाले का, उसका और धन का, दोनों का नाश होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट बचा है, उसको भी लिख लिए तो ये कंप्लीट करवा दूं। शिलान्यास के लिए, शिलान्यास के लिए चकोर, चौकोर, चम्याओ की मात्रा चौकोर एवं अखंड शिला लेनी चाहिए। अखंड मतलब जो कहीं से टूटी फूटी न हो, उसको अखंड कहते हैं। शिलान्यास के लिए चौकोर एवं अखंड शिला लेनी चाहिए। लंबी, छोटी, टेढ़ी मेढ़ी, लंबी, छोटी, टेढ़ी मेढ़ी, खंडित, काले रंगों की एवं टूटी फूटी शिला अशुभ तथा भयप्रद है। लंबी, छोटी, टेढ़ी मेढ़ी, खंडित, काले रंग की एवं टूटी फूटी शिला अशुभ तथा भयप्रद है। यहाँ तक हुआ? जी मैम। ठीक है, आगे लिखें। गृह आरंभ के समय, गृह आरंभ के समय कठोर वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, थूकना और छींकना अशुभ है। गृह आरंभ के समय कठोर वचन बोलना, थूकना और छींकना अशुभ है। यहाँ तक हुआ सभी का?
जी ठीक मैम। है, रिकॉर्डिंग हो गया सबका, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। सुनील जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।